हाय फ्रेंड्स, आज हम सीपेट एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इस एडमिशन प्रोसेस क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज अच्छे से हम बताएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि जिन्होंने अभी एडमिशन लेटर नहीं डाउनलोड किया है या फिर जिसको मेल नहीं आया है, वो एडमिशन लेटर कैसे डाउनलोड करें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा जो सीपेट का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाना होगा eadmission.cpet.government.in। जैसे आप इसको ओपन करोगे ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड एडमिशन लेटर शो कर रहा है। और एक दूसरा ऑप्शन और भी है कि आपका जो सेकंड लिस्ट है वो 20 अगस्त को आएगी। जो दूसरी मेरिट लिस्ट है वो 20 अगस्त को आएगी। तो अभी जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है वो 20 तक का वेट करें, हो सकता है उनका नाम आ जाए। तो चलिए हम एडमिशन लेटर डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड एडमिशन लेटर पे आप जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखिए लॉगिन करने के लिए बोल रहे हैं। तो आप जाइए लॉगिन करिए। देखिए ये लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर। देखिए डेट ऑफ बर्थ हो गया। अभी कैप्चा कोड डाल देना है मेरे को। देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर हो गया आपका। फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डालना, डेट, मंथ और ईयर। डेट ऑफ बर्थ का ये तीनों हो गया। फिर कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड में ये जो ऑप्शन रहता है ना, इसको कैप्चा कोड बोलते हैं। तो यही यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करो। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप देखिए ओपन होगा आपका। ये देखिए आपने जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया रहेगा वो कोर्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए समरी दिया। अगर आप समरी पे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खोल के आ जाएगा, आपने क्या क्या फिलअप किया था। फिर डाउनलोड एडमिट कार्ड आ रहा है, ये तो हो गया है। अभी देखिए डाउनलोड कॉल लेटर आ रहा है। डाउनलोड कॉल लेटर पे आप जैसे ओपन करोगे ना, तो जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है उनका कॉल लेटर ओपन होके आ जाएगा। देखिए अभी मैंने इसका क्लिक किया तो इसका ओपन नहीं हुआ क्योंकि इसका सिलेक्शन हुआ नहीं है। और जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है वो जैसे यहाँ पे क्लिक करेगा उनका डाउनलोड हो जाएगा एडमिशन लेटर। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और है समरी। समरी पे आप जैसे ही ओपन करोगे ना, तो इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आएगा कि आपने क्या क्या डिटेल फिल किया था, वो सब खुल के आएगा। देख ठीक है, आपने सेंटर कहाँ डाला था वो सब आएगा, और एडमिशन के लिए कहाँ चूज़ किया था वो सब आ जाएगा। पूरा बायोडाटा आपका आएगा। तो ये हो गया आपका एडमिशन लेटर डाउनलोड करने का प्रोसेस था। अभी हम चलते हैं आपका एडमिशन लेटर के बारे में हम आपको बताते हैं कि उसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो चलिए हम चलते हैं उस पर। तो ये देखिए आपका एडमिशन लेटर खुल चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ऑफ़र लेटर। देखिए यहाँ पे देखिए ऑफ़र लेटर फॉर एडमिशन सीपेट। ये ऑफ़र लेटर है एडमिशन के लिए। और यहाँ पे देखिए डेट दिया हुआ है कब जनरेट किया गया है, यानी कि 12 तारीख के डेट में जनरेट किया गया है। तो ये है आपका ऑफ़र लेटर या फिर एडमिशन लेटर, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। तो चलिए इसका नीचे का प्रोसेस देखते हैं। इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसका जो फर्स्ट पेज है वो आपका डिटेल दिया हुआ है, कहाँ आपको क्या मिला है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे जिसका ऑफ़र लेटर रहेगा उसका नाम रहेगा, ठीक है, और उसका एड्रेस रहेगा, ठीक है, मतलब उनको दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में आपका दिया है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दिया हुआ है यहाँ पे। जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो उस टाइम जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ था वही रजिस्ट्रेशन नंबर अभी यहाँ पे दिया है, या फिर उन्होंने बनाया होगा अलग से। अभी देखिए फिर कोर्स के बारे में दिया है कि आपका कौन से कोर्स में एडमिशन हुआ, कौन से ब्रांच में एडमिशन हुआ है।
तो ये आपका डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी आपका जो ब्रांच होगा वो लिखा होगा यहाँ पे। फिर दिया कि कांग्रेचुलेसन बेस्ड ऑन एडमिशन क्राइटेरिया यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर ज्वाइनिंग सीपेट कोर्स एज डिटेल बिलो। मतलब बोल रहा है कि आप सीपेट जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन उसके बेस पे आप सेलेक्ट किए गए हैं और बाकी डिटेल नीचे दिया गया है। देखिए आप इनका एडमिशन सेंटर कौन सा है, बालासोर है, और बालासोर कॉलेज का जो एड्रेस है वो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। बालासोर का उड़ीसा में है। अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फॉर कंप्लीटिंग द एडमिशन प्रोसेस यू मे विजिट द अलॉटेड सेंटर विथ फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो। बोल रहा है कि अभी जिसको एडमिशन कराना है वो जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जाके एडमिशन कराए और सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। अभी आगे देखिए, आर कंसिडरिंग द प्रिवेलिंग कोविड-19 एंड ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन यू कैन ऑप्ट फॉर एडमिशन थ्रू ऑनलाइन मोड बाई सबमिटिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू बिलो ईमेल सीपेट बालासोर सेंटर ईमेल। इतना देखिए, या तो आप वहाँ पे जाके एडमिशन कराएं कॉलेज में या फिर आप घर बैठे एडमिशन करा सकते हैं। सारा डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके मेल करना है, ठीक है। तो आपका सभी कॉलेज जिसका भी ऑफ़र लेटर है उसको ऑफ़र लेटर में देखिए यहाँ पे एक मेल आईडी दिया हुआ है। हर कॉलेज का ये मेल आईडी अलग अलग होगा, तो इस मेल आईडी पे आपका सारा डॉक्यूमेंट स्कैन करके मेल करना है, या फिर आप वहाँ जाके एडमिशन करा सकते हैं। तो बेटर यही है कि आप मेल करके एडमिशन करा लें ऑनलाइन, ये सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि आप घर बैठे बैठे एडमिशन करा सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, केवल स्कैन करना है और मेल करना है अपलोड करके। अभी आगे देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं। डॉक्यूमेंट का लिस्ट उन्होंने दिया हुआ है। देखिए एडमिशन फॉर्म एनेक्जर है, इन्होंने एडमिशन फॉर्म अपलोड करना है एनेक्जर है। एनेक्जर ए किधर है, एनेक्जर ए नीचे दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका एडमिशन फॉर्म है, एनेक्जर ए है। ये सारा डिटेल फिलअप करके अपलोड करना है। अभी दूसरा लिस्ट देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरा देखिए, पहला हो गया आपका एडमिशन लेटर हो गया, एडमिशन फॉर्म हो गया। दूसरा आपका आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का स्कैन करके भेजना है, या फिर आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड कर दो या फिर वोटर आईडी कर दो। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हो उसको स्कैन करके भेजना है। फिर तीसरा इन्होंने मार्कशीट मांगा हुआ है, 10th डिप्लोमा डिग्री। जो डीपीएमटी या फिर डीपीटी में एडमिशन करा रहे हैं उनको 10th का मार्कशीट भेजना है, ठीक है। जो पीएमडी में एडमिशन करा रहे हैं प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, उनको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भेजना है, डिप्लोमा का मार्कशीट भेजना है। जो जिस ब्रांच से भी किए हों, प्लास्टिक से किए हों या फिर मैकेनिकल से किए हों, ऑटोमोबाइल से किए हों, वो मार्कशीट भेजना है। और जो पीपीटी के एडमिशन करा रहे हैं उनको डिग्री ग्रेजुएशन का उनको सर्टिफिकेट भेजना है, मार्कशीट, ठीक है। किसी को भी तीनों नहीं भेजना है, आपको केवल 10th का भेजना है। बट अगर जो 12th किए हैं तो 12th का भी भेज दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भेजना है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है ना उसको भेज सकता है, उससे काम हो जाएगा, जिसको सनद बोलते हैं हिंदी में। फिर पांचवा इनका लिस्ट क्या है, पांचवा आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। आपको जाति प्रमाण पत्र या फिर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जिस SC ST हो, OBC हो, जनरल हो, आप जो भी हो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के देना होगा। फिर आपका है फिजिकली चैलेंज सर्टिफिकेट। अगर आप विकलांग हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसका सर्टिफिकेट देना है, अगर नहीं हो तो नहीं देना है, ठीक है। फिर सातवां ऑप्शन है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन फॉर्म भी। इन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट तो देना ही देना है, और इन्होंने एक एनेक्जर B दिया हुआ है
उसको उसको फिलअप करके भी देना है। अब ये नक्जर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये नक्जर बी है, इसको भी फिलअप करके देना है और मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ देना है। देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बी। ठीक है, अभी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना कैसे है, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में 2-3 टाइप के हॉस्पिटल होता है गवर्नमेंट। एक तो होता है ब्लॉक पे होता है, जो छोटा हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे नहीं जाना, आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना है, जो काफ़ी बड़ा होता है। वहाँ पे आप जाओगे, जहाँ पे सीएमओ भी बैठता है, आप बोलोगे कि सर मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, बट आप उसको बोलना कि कॉलेज में एडमिशन के लिए बनाना है, ये मत बोलना कि जॉब के लिए बनवाना। आप जब जॉब करने जाओगे ना, तो भी मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, तो आपको बोलना मुझे कॉलेज में एडमिशन कराना है, इसके लिए सर सर्टिफिकेट चाहिए। तो आपका सर्टिफिकेट बना के देगा, चेकअप भी करेगा और सर्टिफिकेट बनाएगा। ठीक है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, 100-200 हो सकता लेगा कोई, नहीं तो पैसे तो लेते नहीं वो लोग। वो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे देगा, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही लेना है, प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं। तो ये हो गए आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए। आप इसको, जिन्होंने अभी डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं किया, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करें, उसको स्कैन करें। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पेज जो है आपका, कुछ उसके बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर फैसिलिटिंग द एडमिशन प्रोसेस यू कैन कॉन्टैक्ट द फॉलोइंग एट द सीपेट सेंटर। बोल रहा है कि एडमिशन प्रोसेस के बारे में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके बारे में आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। पहला नंबर दिया उन्होंने स्मृति रेखा बारिक, और दूसरा नंबर है श्यामा प्रसाद। ये केवल बालासोर सेंटर में जिसका एडमिशन है ना, वो इस नंबर पे कॉल करेंगे, बाकी लोग इस नंबर पे कॉल नहीं करेंगे। उनका ऑफ़र लेटर में दूसरा नंबर दिया होगा, तो आप उस नंबर पे कॉल करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ट्रेनिंग इंचार्ज, ट्रेनिंग असिस्टेंट। ट्रेनिंग इंचार्ज का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, अभी क्या चीज़ का ट्रेनिंग इंचार्ज है मुझे खुद नहीं पता है, हो सकता है ये आपका एकेडमिक के बारे में बताएं कि कब से क्लासेस होगी, कब से क्या होगा, इसके बारे में भी वो आप लोगों को पता चल जाएगा बाद में। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में सभी लोग कन्फ्यूज हैं। देखिए, फर्दर यू आर एडवाइज टू डिपॉजिट द रिक्वायर्ड फीस टुवर्ड सबमिशन एंड सेमेस्टर आफ्टर completion of verification document as per enclosed schedule of fee of online by internet banking or net banking or NEFT only to the bank account provided by CPET center। अभी देखिए, बोल रहा है कि आपको एडमिशन लेने से पहले, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको फ़ीस जमा करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले कोई भी फ़ीस जमा नहीं करेगा। हो सकता है डॉक्यूमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको फ़ीस जमा करना है। ठीक है, अभी फ़ीस जमा कैसे करना है, ऑनलाइन जमा करना है। ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से आप जमा कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट बैंकिंग में देखिए 3 ऑप्शन होता है। जब भी आप फंड ट्रांसफ़र करोगे, मनी ट्रांसफ़र करोगे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, तो उसमें 3 ऑप्शन आता है। एक ऑप्शन आता है NEFT, इसका होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र होता है, NEFT होता है। अगर आप इसके थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो ना, तो इसमें क्या होता है, 24 आवर लगते हैं, मतलब ट्रांसफ़र होने में। आप अभी ट्रांसफ़र करोगे तो अगले 24 घंटे के अंदर पैसा चला जाएगा उसके अकाउंट में। एक होता है IMPS होता है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र, ऐसा कुछ करके होता है वो। तो उसमें क्या होता है, उसके थ्रू अगर आप पेमेंट करोगे तो पैसा तुरंत जाएगा, बट उसमें कुछ चार्जर लगते हैं, मिनिमम 5 रुपये चार्ज लगता है। अब वो जैसे जैसे अमाउंट ज़्यादा होता है ना, जैसे आप
50,000 से ज़्यादा करोगे तो फिर जो 5 रुपये है उससे ज़्यादा लगेगा। 1 लाख से ज़्यादा करोगे तो और बढ़ जाएगा। तो वो चार्जेस बढ़ते जाते हैं, जैसे आपका अमाउंट बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ता जाता है। वो IMPS के थ्रू होता है। अगर आप जल्दी में किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना कि जल्दी तुरंत ही चाहिए तो उसका यूज़ किया जाता है। और एक ऑप्शन और होता है RTGS होता है। RTGS क्या होता है? ह्यूज अमाउंट के लिए यूज़ किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जब आपको ट्रांसफ़र करना हो 2 लाख 3 लाख एक ही बार में, तो इसका यूज़ करते हैं। तो NEFT क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है, ये सबसे अच्छा रहता है। NEFT करिए आप किसी को भी। और IMPS तुरंत करना है तो IMPS करिए। और एक ऑप्शन और आता है, अगर आप सेम बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, सपोज़ करो आपका एक्सिस का बैंक अकाउंट है और जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हो उसका भी अगर एक्सिस बैंक है ना, तो उसको तुरंत पैसा जाएगा। NEFT हो या फिर कोई भी प्रोसेस हो, उसको तुरंत पेमेंट हो जाएगा। या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर कर रहे हो तो तुरंत चला जाएगा। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 24 आवर लगेंगे आपको। तो आपका पेमेंट प्रोसेस है, ऑनलाइन पेमेंट करना है इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही पेमेंट करना है आपको, उसके पहले पेमेंट नहीं करना है। अभी नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी क्लैरिफिकेशन यू कैन कॉन्टैक्ट द शिपेड हेड ऑफिस। अगर पेमेंट के मामले में कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर पेमेंट फंस गया, आपका पैसे कट गए लेकिन पेमेंट उनको मिला नहीं, तो आपको हेड ऑफिस में कांटेक्ट करना होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे आपका एकेडमिक सेल दिया है, मतलब क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। क्लास के बारे में आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं, कैसे क्लासेस चलेंगे, कैसे क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा। तो इस नंबर पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट दिया है, इन द इवेंट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट आर फाउंड टू बी फॉल्स योर एडमिशन इज लायबल टू कैंसिल। बोल रहा है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं या फिर जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया है फॉर्म फिलअप करके, उसमें अगर कुछ भी गलत पाया जाता है कि आपने गलत किया है या फिर मतलब कुछ डुप्लीकेसी किया है, तो आपका जो एडमिशन है वो रोका जा सकता है, वो कैंसिल किया जा सकता है। अब देखिए 18 अगस्त 2020, इसको ध्यान में रखिए आप। द लास्ट डेट फॉर टेकिंग एडमिशन इन द कोर्स इज 18 अगस्त, फेलिंग विच योर कैंडिडेचर में कैंसिल। बोला कि सॉरी, जिसको भी ऑफ़र लेटर मिल गया है, जितने लोगों को ऑफ़र लेटर मिल गया है उन लोगों को 18 अगस्त तक एडमिशन करा लेना, 18 अगस्त तक एडमिशन करा लेना है। अगर वो 18 तक एडमिशन नहीं कराए तो उनको फिर एडमिशन नहीं मिलेगा, उनका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसीलिए आपका जो सेकेंड लिस्ट आएगी 20 तारीख को आएगी, 20 अगस्त को। जितने लोग 18 अगस्त तक एडमिशन नहीं कराएंगे उतने लोगों का सीट खाली हो जाएगा, उतने सीट के लिए दूसरी लिस्ट निकलेगी। तो आप 18 से पहले एडमिशन करा लें। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर है और दिया इनक्लोज्ड दिया है, शेड्यूल ऑफ फीस दिया है, एनेक्जर ए दिया है, एनेक्जर बी। इन्होंने 3 अटैचमेंट लगाए हैं नीचे, इसको इनक्लोज्ड लिखा है। 3 अटैचमेंट है। पहला अटैचमेंट क्या है? शेड्यूल ऑफ फीस है, फीस के बारे में इन्होंने बताया है। दूसरा है उनका एनेक्जर है, एनेक्जर बी। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं इनका इनक्लोजर क्या क्या है। देखिए यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे फ़ी के बारे में, फ़ी स्ट्रक्चर फॉर ईयर फर्स्ट ईयर डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। देखिए फ़ीस को आप अच्छे से देखिए किसका कितना फ़ीस लगना है, क्योंकि फ़ीस को लेके सभी लोग कंफ्यूज हैं। कोई बोलता है 27,000 लग रहा है, कोई बोलता है 20,000 लग रहा है। तो आप यहाँ पे कंफर्म देखिए, जो ऑफिशियल है वही देना है। कोई अलग वेबसाइट पे कुछ भी कोई डाल देता है, आप वो उतना फ़ी पेमेंट नहीं करना है। जो ऑफिशियल उन्होंने ऑफ़र लेटर में दिया है
उस उतना ही पे करना आपको, ठीक है। तो पीपीटी के लिए फ़ीस देखिए क्या है, उनका सेमेस्टर फ़ी कितना है, 20,000 है सेमेस्टर फ़ी है, एक सेमेस्टर का उनका जो फ़ीस है 20,000 है। फिर उनका एग्ज़ाम फ़ीस कितना है, एग्ज़ाम फ़ीस है 1400। जब आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होगा ना सेमेस्टर, तो उसमें 1400 जमा करना है, उस टाइम नहीं करना, वो फ़ीस अभी जमा करना है आपको, ठीक है। आप जैसे एग्ज़ाम फ़ीस जमा करते हो ना स्कूल में, तो वही एग्ज़ाम फ़ी है 1400। फिर एक कासन मनी डिपॉजिट 500। कासन मनी डिपॉजिट क्या है, अब इनका मुझे समझ में नहीं आ रहा है कासन मनी क्यों ले रहे हैं, कि सावधानी के लिए लिया जाता है, सावधानी मनी है कुछ, ठीक है। तो 500 है। इंश्योरेंस प्रीमियम पर ईयर, 1 साल का 100 रुपये जमा करना है। बीमा पॉलिसी है कोई उनका, तो उसके लिए 100 रुपये जमा करना है साल में, 1 साल में। फिर सीपेट एलुमनी फ़ी, सीपेट एलुमनी फ़ी क्या है, 150 है। सीपेट एलुमनी क्या होता है, एलुमनी देखिए ये सभी इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर लॉ कॉलेज हर जगह ये होता है एलुमनी। एलुमनी मतलब होता है जो पास आउट हो चुके हैं, जो पास हो गए हैं, उस कॉलेज से निकल चुके हैं, उनको एज ए एलुमनी के रूप में बोला जाता है। तो एलुमनी एक फंक्शन कराया जाता है, जितने भी स्टूडेंट पास हो गए उनको बुलाया जाता है और उनको डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाता है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, और भी जो कुछ बताना रहता है उनको दिया जाता है, देना रहता है। तो वो सब होता है एलुमनी, होता है एलुमनी फंक्शन किया जाता है हर कॉलेज में। तो उसके लिए आपको 150 रुपये देना है। जब आप पास आउट हो जाओगे तो आपका जो जूनियर आएगा ना, वो 150 रुपये पे करेगा, वो आप लोगों के लिए करेगा। जैसे आप लोग अभी अपने सीनियर के लिए कर रहे हो ना, तो आपका जो जूनियर आएगा वो भी आप लोगों के लिए करेगा। फिर है आपका एडमिशन फ़ीस, एडमिशन फ़ी है 1500 है। ये तो हो गया सेमेस्टर फ़ी। एडमिशन फ़ी जो मतलब प्रोसेस, ये सब प्रोसेस हो रहा है उसको, उसके लिए 1500 देने हैं। मतलब जितने मेंबर लगे हुए हैं आपका एडमिशन प्रोसेस में, तो उसके लिए 1500 आपको पे करना है। अभी ये टोटल मिला के कितना हो गया, टोटल मिला के आपका हो गया 23,650। तो आपको पीपीटी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं ना, वो केवल इतना ही फ़ी पेमेंट करेंगे, 23,650। एक्स्ट्रा एक पैसा भी पे नहीं करना है, इतना ही पैसा पे करना है उनको। अभी देखिए पीएमडी के लिए, पीएमडी का है 20,000, उनका भी सेमेस्टर फ़ीस है, और एग्ज़ाम फ़ी है 1400, और कासन फ़ी उनका भी 500 है। इनका भी इंश्योरेंस है 100 रुपये का, और एलुमनी फ़ी 150 का इनका भी है। और इंश्योरेंस फ़ी जो है ना, वो 1 साल में एक ही बार देना, 2 बार नहीं देना। और एडमिशन फ़ी 1500 है। तो इनका जो टोटल हो गया इनका 23,650। तो अब देख सकते हैं पीपीटी और पीएमडी दोनों का फ़ीस सेम है, ठीक है, दोनों लोगों का फ़ीस सेम है। और देखिए जो सेमेस्टर फ़ी होता है ना, वो साल में 2 बार आपको जमा करना है। सेमेस्टर का मतलब होता है 6 मंथ, 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, तो ये साल में आपको 2 बार जमा करना है। अभी आप इस टाइम एक बार जमा करोगे, फिर आप एक बार जनवरी में जमा करोगे, दिसंबर का एग्ज़ाम होने के बाद जनवरी में जमा करोगे फिर से। अब देखिए, अब डीपीएमटी का जो फ़ीस है, डीपीएमटी और डीपीटी इन दोनों लोगों का देख लीजिए। डीपीएमटी और डीपीटी दोनों लोगों का फ़ीस सेम है, 16,700 है सेमेस्टर फ़ीस है, 16,700, ठीक। अभी इनका एग्ज़ाम फ़ीस है 1600 है, दोनों लोगों का 1600 है। डिपॉजिट मनी, कासन मनी है इनका 500 है, ठीक है। और प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम है 100 रुपये है दोनों लोगों का। और सीपेट एलुमनी 150 इनका भी है। और एडमिशन फ़ी 1500। तो इनका टोटल कितना हो रहा है, 20,550। तो डीपीएमटी और डीपीटी वाले स्टूडेंट को 20,550 पे करने हैं। कल मेरे को कोई मैसेज किया था कि सर 27,000 लग रहा है क्या, 27 नहीं लग रहा है, वो आपका किसी का भी 27 नहीं है, आपको केवल 20,550 पे करना है। अभी देखिए यहाँ पे कासन मनी, इंश्योरेंस प्रीमियम और एलुमनी एडमिशन फ़ी ये सबका सेम है, बस चेंजिंग कहाँ हुआ है, सेमेस्टर एग्ज़ाम फीस में और सेमेस्टर कोर्सेज फ़ी में चेंज हुआ है। तो आप फ़ी स्ट्रक्चर इसको पूरा ध्यान से आप देख लें, फ़ी स्ट्रक्चर को। आप डीपीएमटी और डीपीटी को 20,550 जमा करना है, पीएमडी और पीपीटी वाले को 23,650 जमा करना है।
और ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है, कोई डीडी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है वो डीडी भी बनवा सकता है। एक बार आप वहाँ पे कॉल करो कि सर डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से बनवाना है, तो लोग बताएंगे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अभी देखिए नीचे दिया हुआ अभी हॉस्टल के बारे में दिया हुआ है। हॉस्टल फ़ी एज डिटेल बिलो एट द टाइम ऑफ हॉस्टल अलॉटमेंट ओनली। बोला कि हॉस्टल फ़ी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, जब आप हॉस्टल अलॉट होगा उस टाइम आपको हॉस्टल फीस देना होगा। अभी हॉस्टल अलॉट नहीं हो रहा है, इसके लिए हॉस्टल फ़ी नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी इस सेमेस्टर में आपका 90% चांस है कि आपका जो क्लास चलेगा ऑनलाइन चलेगा फर्स्ट सेमेस्टर का, तो इसके लिए अभी सेमेस्टर फीस नहीं लग रहा है। तो देखिए जो हॉस्टल का फ़ीस है ना 10,000 पर सेमेस्टर है, मतलब 6 महीने में आपको 10,000 फीस देना है हॉस्टल का। और जो हॉस्टल में आप खाना खाओगे, आपको खाना बनाना नहीं होगा, वहाँ पे मेस रहेगा, कुक रहेगा, वो खाना बनाएगा। बट जो खाने का पैसा होगा ना वो आपको देना होगा एज़ पर एक्चुअल, जितना आएगा उतना आपको देना होगा। वो कंफर्म नहीं है खाने का पैसा कितना आएगा, क्योंकि ये हर सिटी में ना खाने का पैसा अलग अलग आता है। जैसे आप किसी महंगे सिटी में अगर आप बेंगलुरु या फिर मुंबई में हो ना तो खाने का पैसा ज़्यादा आएगा। ये आप कोलकाता या फिर कानपुर में तो खाने का पैसा कम आएगा। बट अगर लखनऊ में हो आप, कानपुर और लखनऊ में आप कंपेयर करोगे ना तो लखनऊ में खाने का पैसा ज़्यादा आएगा। कॉशन मनी क्या है, 1,000 रुपये वहाँ पे जमा करना है। हॉस्टल में आप जब जाओगे तो वहाँ पे भी सावधानी मनी, कुछ सुरक्षा मनी देना है 1,000 रुपये। और यूनिफॉर्म फ़ी, ड्रेस का जो आपका ड्रेस लगेगा उसका फ़ीस भी अलग से देना है। अब यहाँ पे नीचे देखिए, ये हर पेज पे जितने भी सीपेट कॉलेज हैं सबका नाम लिखा हुआ है। ये शायद 27 या फिर 28 हैं, हर पेज पे इन्होंने लिखा हुआ है। अब देखिए अनेक्जर फॉर्म ए आ गया, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें सभी लोग कंफ्यूज है। अनेक्जर फॉर्म में कैसे फिलअप करना है इसको देखिए आप। देखिए सबसे पहले इसमें पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, पहले यहाँ पे देखिए एडमिशन फॉर्म टू बी फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स। बोला ये एडमिशन फॉर्म है और ये सबसे पहले ये जमा करना है फिलअप करके, ज्वाइनिंग के टाइम में ये जमा करना है। अभी इसमें देखिए सबसे पहले आ रहा है एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर में क्या डालना है आपका, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो उस टाइम जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला था ना वही एप्लीकेशन नंबर डालना है। जैसे कि या फिर एडमिट कार्ड में भी आप देखोगे ना तो आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है। जैसे सपोज लिखा रहता है ना DPMT 2020-00105, ऐसा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा इस टाइप का, तो वही यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इस साइड में देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखना है, सॉरी। और इधर देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है, ये सीपेट वाले भरेंगे, इसको आपको कुछ नहीं भरना, ये आप छोड़ देना। ठीक है, बस आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है जो आपका एडमिट कार्ड में, या फिर जो मेरिट लिस्ट है ना, मेरिट लिस्ट में भी आपका एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो बस आपको ये फिलअप करना है, इसको नहीं फिलअप करना है। ये टू बी फिल्ड बाय सीपेट सेंटर, ये सीपेट वाले भरेंगे। अब आगे देखिए, आगे क्या है, कोर्स टू विच एडमिटेड, मतलब उस कोर्स का नाम डालना है जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं। तो आप जिसमें भी एडमिशन ले रहे हो, जैसे DPT में ले रहे हो तो DPT यहाँ पे लिख देना है, या फिर PPT में ले रहे हो तो PPT लिख देना है। ठीक है, जो भी आपका कोर्स है जिसमें आप एडमिशन ले रहे हो वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आ रहा है कैटेगरी। कैटेगरी मतलब आपका कास्ट कम्युनिटी पूछ रहा है। आप अगर जनरल में हो तो जनरल पे क्लिक कर देना है, बस टिक मारना है, लिखना नहीं है। OBC में हो तो OBC पे टिक मार देना। अभी यहाँ पे देखिए OBC और OBC NCL होता है। OBC और OBC NCL क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर। OBC में भी जो थोड़ा लो लेवल के है ना, उनको नॉन क्रीमी लेयर के अंडर में लिया गया।
तीसरा आपका नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, आपका नाम क्या है, पूरा नाम आपको यहाँ पे लिख देना। जो भी आपका नाम है ना, पूरा नाम लिखना है, ठीक है, जो भी है, एनीथिंग आपका जो भी नाम है पूरा नाम लिखना है टाइटल के साथ में, और कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखना है। ये नहीं कि केवल फर्स्ट नेम लिख दिया बाकी छोड़ दिया। आपको अपना नाम और टाइटल दोनों लिखना है और कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर आपका जेंडर लिखना है। जेंडर आप अगर मेल हो तो मेल पे क्लिक करना, फीमेल तो फीमेल पे टिक करना है, और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर पे टिक करना है। केवल टिक करना है। मेल का मतलब होता है बॉयज़, ठीक है, फीमेल जो गर्ल्स हैं वो फीमेल पे टिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ जो भी हो आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। 1990 जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, 1996, 1997, एनीथिंग जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो लिख देना है यहाँ पे। फिर आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसका नंबर डालना, अगर नहीं है तो नहीं डालना है। फिर फादर्स, मदर्स और गार्जियंस ऑक्यूपेशन, आपके पापा क्या करते हैं वो यहाँ पे लिखना है। मतलब यहाँ पे जो भी करते हैं, अगर इंजीनियर है तो इंजीनियर लिख देना है, डॉक्टर है तो डॉक्टर लिख देना है, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस लिख देना है, या फिर फार्मर है तो फार्मर लिखना है। वो जो भी करते हैं लिख देना है। आपके पापा क्या करते हैं लिखना है, या फिर पापा नहीं है तो मम्मी क्या करती हैं वो लिख देना है। एनीथिंग अगर और भी कोई गार्जियन है आपका, बड़ा भाई हो जो भी हो, तो वो लिखना है वो क्या करते हैं, ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन आपका पेरेंट एनुअल इनकम। एनुअल इनकम लिखना है, मतलब आय, उसको क्या बोलते हैं, वार्षिक आय लिखना है। जब आप इनकम सर्टिफिकेट बनाओगे ना, आय प्रमाण पत्र, तो उसमें हमेशा क्या होता है कि जो इनकम होते हैं ना, जो वो कम करा के लिखानी होती है, क्योंकि अगर आप कम नहीं कराओगे ना तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो जितना इनकम सर्टिफिकेट में आपका आय प्रमाण पत्र में जो पैसा लिखा रहेगा ना, वही यहाँ पे डालना है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ और हो यहाँ पे कुछ और हो, तो वही पैसा यहाँ पे डालना है, ठीक है। और जिसके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो वो मतलब मिनिमम ही डालेगा, ज़्यादा नहीं डालना है। मतलब इतना भी मिनिमम ना डालना कि जो पॉसिबल ही ना हो। वो कैटेगरी के हिसाब से डालना है, जो बिजनेसमैन है वो उस हिसाब से डालेगा। परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना। आपका जो भी आप जहाँ भी रहते हो, जिस सिटी में, जिस गांव में, तो आपके घर का एड्रेस यहाँ पे डालना है, पूरा एड्रेस डालना है, और सब कुछ कैपिटल लेटर में भरना है। जो भी आप यहाँ पे फिलअप करोगे ना, सब कुछ कैपिटल लेटर में भरो, ठीक। प्रेजेंट एड्रेस टू विच इज टू बी सेंड। प्रेजेंट एड्रेस अगर सपोज करो आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसकी जगह, उसको छोड़ के आप कहीं और रहते हो, मतलब दूसरे सिटी में या फिर दूसरे जगह पे रहते हो ना, तो वो एड्रेस डाल देना। अगर ऐसा नहीं है तो यही एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही यहाँ भी फिलअप कर देना है। फिलअप कैसे करना है, जो भी आपको डालना है ना कैपिटल लेटर में डालना है, ठीक है, कैपिटल लेटर में डालना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका परसेंटेज ऑफ एंट्री क्वालिफिकेशन एजुकेशन एग्जामिनेशन। यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है एंट्री क्वालिफिकेशन। अभी एंट्री क्वालिफिकेशन इन्होंने केवल लिखा है, ये इन्होंने 10th 12th BSc डिप्लोमा कुछ भी नहीं लिखा है, एंट्री क्वालिफिकेशन लिखा है। एंट्री क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है, अगर आपने DPMT और DPT के लिए अप्लाई किया है तो आपका एंट्री क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10th होना चाहिए। तो यहाँ पे 10th का परसेंटेज डाल देना है, जो भी परसेंटेज है आपका यहाँ पे डाल देना है। 96 जो भी आपका जो परसेंटेज है यहाँ पे 10th का डालना है। अगर आप PMD के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे PMD का जो आपने डिप्लोमा में परसेंटेज पाया है वो डिप्लोमा परसेंटेज डाल देना है, ठीक है। अगर आप PPT के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप BSc में जो आपका परसेंटेज आया है ना, ग्रेजुएशन में जो आपका परसेंटेज आया है, जो भी वो डालना है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। यहाँ पे एंट्री क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन का परसेंटेज डालना है। DPMT और DPT वाले हाई स्कूल का परसेंटेज डालेंगे, PPT वाले अपना BSc का परसेंटेज डालेंगे, ठीक है। और
पीएमडी वाले अपना डिप्लोमा का परसेंटेज डालेंगे। बट अभी बीएससी वालों का तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है और पीएमडी वालों का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा। बट जो भी अभी तक जो 5 सेमेस्टर का आपका जो परसेंटेज है ना, एवरेज, वो डालना है। अब इन्होंने आगे दिया है लिस्ट ऑफ इनक्लोजर। अब लिस्ट ऑफ इनक्लोजर में क्या है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। ABCDE इन्होंने दिया है। अब ए में किसको लगाना नहीं पता है। अब लिस्ट ऑफ इनक्लोजर में आपको क्या करना है ना, आपका जो सर्टिफिकेट है ना, 10th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जो भी सर्टिफिकेट है वो अटैच कर देना। मतलब वो यहाँ पे लिख देना 10th मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, मतलब जो भी है यहाँ पे लिखते जाना, ठीक है। या फिर ना समझ में आए तो आप एक बार सेंटर पे कॉल करके इसको एक बार कंफर्म कर लेना कि ये क्या चीज़ का इनक्लोजर है। 13 नंबर ऑप्शन है कैंडिडेट ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में आपका जो भी ईमेल आईडी है ना, यहाँ पे ईमेल आईडी डालोगे, ठीक है। ईमेल आईडी जो भी आपका ईमेल आईडी है ना, जो भी gmail.com, yahoo.com, redditmail.com, जो भी है वो डालना है आपको, ठीक है। कैंडिडेट व्हाट्सअप नंबर आपका जो भी होगा यहाँ पे डाल देना है। और पेरेंट्स गार्जियन मोबाइल नंबर, जो आपके पेरेंट्स का या फिर पापा का जो जिसका भी आपका मोबाइल नंबर है वो डाल देना है। और व्हाट्सअप नंबर किस लिए मांग रहा है यहाँ पे, एक्चुअली वो लोग व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, हर सेंटर वाइज वो लोग ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें वो लोग सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और ऑनलाइन क्लासेस का भी इन्फॉर्मेशन वो लोग देंगे कि क्लासेस कैसे चलेगी, इसके बारे में भी वो लोग इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग ज़रूर डालें। अभी देखिए यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है। जैसा आप सिग्नेचर करते हो तो यहाँ पे आप अपना साइन कर दोगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए नोट, नेम स्पेलिंग ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑफ बर्थ शुड बी रिकॉर्ड एज पर द हाई। जो आपका नाम का स्पेलिंग है ना और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट में जैसा है स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ वैसा ही होना चाहिए, कुछ मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या दिया हुआ, आगे दिया है फॉर ऑफिस यूज ओनली। इसको आपको कुछ नहीं करना है। मिस्टर आपका वो नाम लिखेगा जो भी है वो उन लोगों का है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। इस फॉर्म को आप लोग छोड़ दीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसको छोड़ के आगे बढ़िए। ये भी देखिए, ये भी उनका ही है, ये भी इसको फाइनेंस डिवीज़न, ये भी उन लोगों का है, ये आपसे कोई मतलब नहीं, आप लोग इसको फिलअप मत करना। अब देखिए एनेक्जर भी आ गया, एनेक्जर भी आपको फिलअप करना है। तो अभी देखिए फिलअप कैसे करना है। देखिए मेडिकल फिटनेस सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ऑफ स्टूडेंट, ये क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन है। ये आपसे पूरा बायोडाटा ले लेगा कि आपको कोई बीमारी है कि नहीं। अगर आपने नो कर दिया तो ये मतलब आपसे लिखित ले लिया कि आपने बोला है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। और आपको सीपेट में एडमिशन होने के बाद कोई बीमारी होती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो उसका जिम्मेदार सीपेट नहीं होगा, उसके आप खुद होंगे। इसके लिए डिक्लेरेशन लिया जाता है हर जगह, मतलब जो भी आप ऑफिशियली करोगे ना तो सेल्फ डिक्लेरेशन ये सब लिया जाता है। तो आप देखिए आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम है, और नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना, जहाँ भी लिखना। बस आप सिग्नेचर करोगे तो आप जैसे सिग्नेचर करते हो वैसा ही करना, नाम डालना है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना, डेट ऑफ बर्थ डाल दो या फिर एज डाल दो, 20, 16 जो भी आपका एज है वो डाल दो, ठीक है। एज डालना, परमानेंट एड्रेस डालना है, आपका एड्रेस डाल दो जहाँ पे आप रहते हो, घर का एड्रेस डाल दो। कोर्स ऑप्टेड, आपने कौन सा कोर्स चूज किया है, डीपीटी, डीपीएमटी जो भी चूज किया है ना वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन पे टिक करना है। क्या हेल्थ रिलेटेड डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, देखिए क्या है, हैव यू एवर suffered from any chronic disease such as diabetes, high blood pressure, any disorder, eye, ear, nose, throat, any abnormally related to
ब्रेन, नर्वस सिस्टम। मैंने बोला कि क्या आप कभी इन सब बीमारियों से ग्रसित थे या फिर कभी आपको ऐसा कुछ बीमारी हुआ था, जैसे ब्लड प्रेशर, आँख में कुछ प्रॉब्लम, नोज में, मतलब क्या आप कभी बीमार थे, मतलब ज़्यादा डेंजर बीमारी जिसको बोलते हैं, ऐसा कुछ बीमारी था तो आपको यस करना है, लेकिन यस करना नहीं है, आप हमेशा नो करो, ठीक है, नो कर देना, ठीक है। तो आप नो पे टिक करोगे, यस पे नहीं, ठीक है। और फिर दूसरा, डू यू हैव एनी फिजिकल डिफॉर्मिलिटी, क्या आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप विकलांग हैं या फिर कुछ है, तो उसको यस करना है, नहीं तो नो कर देना, नो करना है, ठीक है, नो पे टिक करना है। फिर आपका डू यू हैव एनी कंजेंशियल डिफेक्ट, कंजेंशियल मतलब होता है जेनेटिक नहीं होता, इसका मतलब होता है जन्मजात। क्या आपको मतलब जब आपका जन्म हुआ था तब से कोई बीमारी है उसी टाइम से, तो आपको नो करना है। जिसको होगा वो लिख देगा कि हाँ मेरे कोई बीमारी, यस करेगा, अभी नीचे ऑप्शन है क्या बीमारी, वो लिखना है, ठीक है। अगर आपको जन्म से ही कोई बीमारी है तो आपको यस कर देना, नहीं तो नो करना है। हैव यू एवर बीन ट्रीटेड फॉर एनी कैंसर, ट्यूमर, सिस्ट और अदर ग्रोथ, मतलब आपके बॉडी में कोई कभी कैंसर हुआ है या फिर कोई ट्यूमर है या फिर कोई सिस्ट का मतलब ये ट्यूमर ही होता है, ये बॉडी में ग्रोथ होता है छोटा छोटा, जिसको लाइपोमा भी बोलते हैं बहुत लोग। तो ऐसा कुछ आपके बॉडी में है तो आपको यस कर देना, नहीं तो नो करना है। बट यस करना नहीं है, अगर कुछ ऐसा है जो हम छुपा नहीं सकते हैं तो उसको यस करना है, ठीक है। नहीं तो हर कंडीशन में सब में नो हमें फिलअप करना है, नो पे टिक करोगे आप सभी लोग, नो करना, ठीक है। बट जो विकलांग हैं उनको यस करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी विकलांगता छुपा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप सब लोग नो पे टिक करना। अभी देखिए, अगर आपने इसमें से कोई यस कर दिया, कुछ भी आपने यस कर दिया ना, तो उसका डिटेल यहाँ पे देना है, आपको कौन सा बीमारी है। देखिए यहाँ पे दिया, आंसर ऑफ एनी ऑफ द एबव क्वेश्चन इज यस गिवन डिटेल एज। अगर आपने यस कहीं भी लिख दिया ना तो आपको उसका डिटेल यहाँ पे देना है। डिटेल में क्या देना है, नेम ऑफ डिसीज, आपको कौन सी बीमारी है वो बीमारी का नाम लिखना है। ट्रीटमेंट डिटेल, क्या आप उसका मतलब ट्रीटमेंट करा रहे हैं, दवा करा रहे हैं, तो उसका डिटेल देना है। ट्रीटिंग डॉक्टर, डॉक्टर का नाम देना है, किस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं। एनी अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिसीज, अगर उस बीमारी के बारे में कुछ और बताना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। नीचे दिया देखिए, सिपेट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन अराइजेज फ्रॉम एनी क्रोनिक डिसीज, एनी स्टूडेंट विल हैव टू कीप विथ देम ऑल द मेडिसिन इक्विपमेंट्स रिकॉर्ड और एनी अदर थिंग रिलेटेड हिज पार्टिकुलर डिसीज। मतलब बोल रहा है कि आपकी बीमारी को लेकर के ना सिपेट सेंटर कभी उत्तरदायी नहीं होगा, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि आपके बीमारी को लेके, उसके लिए आपको खुद ये सब लेके जाना, दवा वगैरह जो भी है, ट्रीटमेंट वगैरह, वो आपके अंडर में ही रहेगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन देखिए, डिक्लेरेशन तो लेगा ही लेगा। देखिए यहाँ पे दिया, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द एबव मेंशन स्टेटमेंट आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। आई सबमिट द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज डिजायर्ड बाई कॉलेज। देखिए बोल, यहाँ पे वो आपसे आप बोल रहे हो, वो लिख नहीं रहा, ये आपको बोलना है, मतलब ये आपको लिखना है, ये आप खुद से लिखते हो बट उसने लिख के दे दिया, आपको बस यहाँ पे साइन करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब ऊपर मैंने जो भी डिटेल दिया है ना, जो भी फिलअप किया है, वो सब कुछ मैंने सही भरा है, उसमें कुछ गलत नहीं है और ये सब कुछ मेरे नॉलेज में है, सब कुछ मैंने ठीक भरा है, ठीक है। फिर लिखा है आई विल सबमिट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मतलब जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो जैसा फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में मैंने फिलअप करके आपको जमा करा दिया, जमा करूँगा, आई विल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे और आपका सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आप यहाँ पे साइन करोगे और यहाँ पे प्लेस लिखोगे, आप जहाँ से हो, मतलब जिस सिटी से भी हो, गोरखपुर हो, कानपुर हो, इलाहाबाद, जो भी हो, आपको यहाँ पे अपना सिटी का नाम लिख देना और डेट लिख देना, मतलब किस डेट को आपने अप्लाई किया, फॉर्म फिलअप किया, तो डेट लिखना है।
अभी नीचे तो कुछ नहीं है। ये था आपका लास्ट पेज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। अब आवाज़ क्लियर जा रहा है कि नहीं मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। अगर फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो या फिर कॉल करो। तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है, आपको जो एनेक्जर है और एनेक्जर भी फिलअप करना है, इसमें ज़्यादा ध्यान देने वाली। अभी फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, फिलअप करने के बाद ना आपका जो ईमेल आईडी है, इसमें ईमेल आईडी दिया हुआ है, देखो इसमें ईमेल आईडी दिया था कहीं, उस ईमेल आईडी पे इसको स्कैन करके मेल कर देना है। ठीक है, इस ईमेल आईडी पर आपको स्कैन करके मेल करना है। ठीक है, स्कैन करके मेल करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स को एक इन्वेलप में रखना है। इन्वेलप में पूरा अच्छे से उसको सील कर देना है और उसको कोरियर कर देना। आपका जो जिस सेपेट कॉलेज में है वहाँ कोरियर करना है, वो इसमें नहीं दिया, वो कहीं और मैंने पढ़ा था, तो आपको कोरियर करना है। और इसके साथ में आपको क्या क्या देना है, आपका सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट हो गया आपका, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी हो गया, और निवास प्रमाण पत्र बनवा लो, अपना लिविंग सर्टिफिकेट बनवा लो, वो भी काम आएगा। और आपको 3 फ़ोटो देने हैं, 3 फ़ोटो देने हैं, पासपोर्ट साइज़ 3 फ़ोटो भी देना है, कलर फ़ोटो, कलर ही देना होता है, पासपोर्ट साइज़ यानी कि हाफ़ फ़ोटो देने हैं, 3 फ़ोटो। आप एक बार सीपेट में पता कर लेना, और स्कैन करके भी उसको एक स्कैन करके साथ में वो भी भेज देना। और जब इन्वेलप में भेजोगे ना तो 3 फ़ोटो रख देना उसमें, हाँ। और फ़ोटो के पीछे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है, जिससे कि अगर फ़ोटो दूसरे फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला गया तो लोग पहचानने में उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी इन्वेलप में क्या क्या भेजना है और मेल में हमें क्या क्या भेजना है। मेल में देखिए आपको क्या क्या भेजना है। देखिए ये ऑफ़र लेटर है, इसको आप अगर नहीं भेज दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट भेज दो, कोई वो नहीं है, भेज दो साथ में, इसको भेजना है। और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं भेजना है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ी स्ट्रक्चर का भी कोई ज़रूरत नहीं है। एनेक्जर ए और एनेक्जर बी ये तो मस्ट है, इसके बिना आपका एडमिशन होगा ही नहीं। एनेक्जर ए, एनेक्जर बी, और आपका जो ऑफ़र लेटर का जो फर्स्ट पेज है वो आपका फर्स्ट पेज, एनेक्जर ए, एनेक्जर बी, और आपका हाई स्कूल का मार्कशीट हो गया, और सनद हो गया, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, जो भी आपका सबको जीरोक्स करना है। ये तो आपका ओरिजिनल जो प्रिंट लोगे, जो फिलअप करोगे वही रहेगा, और जो भी आपका सर्टिफिकेट है सबको जीरोक्स करना है और सबको इन्वेलप में रखना है, और 3 फ़ोटो भी रखना, और उसको आपको भेज देना अपना जहाँ पे सेंटर है वहाँ पे भेजना है। और भेजने से पहले उन सबको स्कैन करना, आपको स्कैन करके मेल करना है। और मेल करते समय अगर मेल में कोई प्रॉब्लम हो रही कि सर मेल कैसे लिखना है, तो मुझे फ़ोन करो, मैं बताऊंगा कि मेल कैसे टाइप करना है, मेल में लिखना क्या है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान में रखो। और जो भी एनी अदर कुछ प्रॉब्लम अगर हो रही है, मतलब जो अभी मैं मुझसे छूट रहा होगा, मैं भी कुछ बताना, तो आप मुझे फ़ोन करो और पूछ सकते हो। और भी कुछ बताना था यार, अभी मुझे खुद याद नहीं आ रहा, कुछ बताने वाला था मैं। ठीक है, आप फीस के बारे में एक बार ध्यान से देख लेंगे, और एनेक्जर है और एनेक्जर बी कैसे फिलअप करना है। आपका ये जो एक्चुअल फ़ीस है यही जमा करना है, इससे एक्स्ट्रा जमा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में आप ज्वाइन करो, वहाँ पे पूछ लो, या फिर मेरे को फ़ोन करो, मैं बताऊँगा आपको। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा, आई थिंक वो मैथ का वीडियो लेके आऊँगा मैं, जो IERT और पॉलिटेक्निक वालों का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, तो उन लोगों के लिए मैं मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जिसको भी मैथ पढ़ना है वो मेरे को एक बार मैसेज करे कि आपको कौन सा चैप्टर
सबसे पहले पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री या फिर ज्योमेट्री जो भी पढ़ना है आपको, मेंसुरेशन, जो चैप्टर भी आपको पढ़ना है आप एक बार मुझे मैसेज करो, बताओ, ठीक है। और मेरिट लिस्ट कैसे देखनी वो मैं बताया था लास्ट वीडियो में, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करो और देख लो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।